एक बार ये वीडियो देखना। बांग्लादेश में एक हिंदू दुकानदार की दुकान जला थी। इतना बुरा लगा ना देख के, और ऐसी बहुत सारी वीडियोस वायरल हो रही है। टर्न्स आउट ये सब फेक। टू बी ऑनेस्ट, मुझे बांग्लादेश के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। इतना पता था कि बांग्लादेश ने रिसेंटली एक रेवोल्यूशन देखा, प्रोटेस्ट हुए और वहां की प्राइम मिनिस्टर को देश छोड़ के भागना पड़ा। अब मैं बांग्लादेश के बारे में ज्यादा नहीं जानता, बांग्लादेश में किसी को नहीं जानता, और इंटरनेट पे जो चल रहा है, कोई बोल रहा है यूएसए की गलती है, कोई बोल रहा है जिहाद है, पर हम इंटरनेट एज में रहते हैं। मैंने सोचा मैं बांग्लादेश के लोगों से ही पूछूं तो क्या गलत है। तो मैंने बांग्लादेश के लोगों को मैसेज करना चालू किया। मुझे नहीं पता था मुझे क्या जानने को मिलेगा, मुझे ये नहीं पता था कि लोग रिप्लाई भी करेंगे या नहीं। तो मैंने वेट किया और इवेंचुअली लोगों के रिप्लाई आना चालू है। तो मैंने लोगों से बात करना चालू किया, उनकी राय जानना चालू की, ताकि चीजें बेटर समझ में आए। और बहुत सारे लोगों ने मुझे बुक पढ़ने को कहा। पहले तो मेरे को समझ नहीं आया कि लोग मुझे 25 साल पुरानी बुक पढ़ने को क्यों बोल रहे हैं, पर टर्न्स आउट इस बुक की भी एक बैक स्टोरी है। जिन्होंने ये बुक लिखी वो 12 साल शेख हसीना के पर्सनल एडवाइजर थे। बाद में दोनों के बीच में लड़ाई हो गई और शेख हसीना ने उन्हें फिर अनडिजायरेबल घोषित कर दिया, और गुस्से में आके उन्होंने ये बुक लिखी। अब गुस्से में लिखी बुक है, कितना सच है कितना झूठ मुझे नहीं पता, पर फिर भी मैंने डिसाइड किया कि मैं इस बुक को पढ़ूंगा। पर सैडली ये बंगाली में है। तो मैंने मेरे एक दोस्त को बोला हेल्प के लिए, मुझे थोड़ा आइडिया दे दे इसमें क्या लिखा है। जब तक वो उसे पढ़ रहा था, मैंने शेख हसीना के बारे में पढ़ना चालू किया। বাঙালি জেগেছে এবার রক্ষা তোদের নাই 23 বছরের হিসাব নিব এবার তোদের ঠাই এবার তোদের ঠাই। जब आज़ादी मिली, ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, पर इंडिया की मदद से इन्हें पाकिस्तान से अलग कर दिया और ये बना आज का बांग्लादेश। बांग्लादेश के पहले प्रेसिडेंट थे शेख मुजीबुर रहमान, जिन्हें फादर ऑफ द नेशन भी कहा जाता है। 1975 में इनकी ऑलमोस्ट पूरी फैमिली को मार दिया गया, एक के अलावा, जिन्हें हम आज शेख हसीना के नाम से जानते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही शेख हसीना के रूल को जस्टिफाई करता है, उनके क्लेम को जस्टिफाई करता है। उनका मेन क्लेम यही है कि वो फादर ऑफ द नेशन की बेटी है, और इसको शेख हसीना बहुत अच्छे से इस्तेमाल करती है। शेख हसीना बार बार अपने भाषणों में लोगों से बात करने में अपने आप को फादर ऑफ द नेशन की बेटी बुलाती है। शेख मुजीबर के चारों तरफ एक कल्ट पर्सनैलिटी बनाई, उनकी मूर्तियां, पैसों पे उनकी फोटो, पब्लिक प्लेसेस पे उनके पोस्टर्स। शेख मुजीबुर फादर ऑफ द नेशन है, हमारे देश के लिए स्पेशल है, और बाय एक्सटेंशन इसीलिए शेख हसीना भी स्पेशल है। That's why she would be like this played as victim. It's like I've lost everything and now I am bearing the responsibility of this country to improve it. I am trying to do what my father left behind. Taking that sympathy, she would try to bring in like the sympathy of the people. Every time she would play the same victim card. And loads of statues and all, no one wanted that. Our general people never asked for that. We already commemorated him. शेख मुजीबर ने एक बेहतर बांग्लादेश के बारे में सोचा था, और शेख हसीना के हिसाब से वो एक लौती लीडर है जो ये कर सकती है। और जो इस बात को क्वेश्चन कर रहा है वो उनके खिलाफ है, देश की तरक्की के खिलाफ है। एक 2 घंटे के इंटरव्यू में शेख हसीना ने 12 बार मेंशन किया कि कैसे उनके फादर को मार दिया गया। शेख हसीना ने ऐसे खुद को और खुद की पावर को सही बताया और बाकी सारे ऑप्शंस गलत। पर इस सबसे प्रोटेस्ट का क्या लेना देना। बांग्लादेशी पॉलिटिक्स में कुछ बड़े प्लेयर्स हैं। अवामी लीग, शेख हसीना जिस पार्टी से है, बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी वहाँ की मेन ऑपोजिशन, जमात इस्लाम वहाँ की रिलीजियस पार्टी। इनकी खुद की वेबसाइट पे लिखा हुआ है वो बांग्लादेश में इस्लामिक कोड लाना चाहते हैं, इस्लामिक वेलफेयर स्टेट बनाना चाहते हैं। और फिर है आर्मी। बांग्लादेश बनने से 2008 तक इन लोगों के बीच में पावर रोटेट होती रही, कभी अवामी लीग, कभी आर्मी, और कभी जमात और दूसरी पार्टी मिलकर देश चलाते। पर 2008 में जब शेख हसीना की सरकार बनी, उसके बाद चीजें बांग्लादेश में एकदम से बदल गई। और तब तक मेरे दोस्त ने मुझे बुक के नोट्स भी भेज दिए, जिसके इंट्रोडक्शन में लिखा है शेख हसीना एक बेईमान, अनएथिकल हिपोक्रेट है, इनकी नीयत खराब है, वो कैसे देश चलाएंगे। अब वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको ओडू के बारे में बताना चाहता हूँ, जिन्होंने वीडियो बनाने में मुझे सपोर्ट किया है। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो या मेरी तरह एक फ्रीलांसर हो, तो आपका बिजनेस चलाने में आपकी मदद कर सकता है ओडू। इमेजिन एक ऐप जिसपे आप सेल्स, ऑपरेशन, अकाउंटिंग, मार्केटिंग, एचआर, वेबसाइट सब मैनेज कर सकते हो। इनफैक्ट ओडू इतना अमेजिंग है कि इसके थ्रू आप ऑलमोस्ट हर बिजनेस फंक्शन कर सकते हो। आपको आपके बिजनेस का सारा डेटा, सारी इंफॉर्मेशन एक जगह मिलेगी, वो भी बिना किसी हैसल के। भले ही आप अपनी वर्क प्लेस पे हो या अपनी दुकान पे, या आप इमरजेंसी में ट्रैवल कर रहे हो, ओडू पे आप हर सॉफ्टवेयर अपनी नीड्स के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो।
ओडू के एफिशिएंट और टाइम बचाने वाले टूल्स यूज करके आपके एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। और सबसे बेस्ट बात, ये एकदम फ्री है। पहला एप्लीकेशन फ्री है लाइफ के लिए, इंक्लूडिंग होस्टिंग और सपोर्ट। अगर आपको ओडू की 2 ऐप्स यूज करनी है तो आप एक प्रीमियम प्लान ले सकते हो जो सिर्फ 580 रुपए का है। ओडू को जरूर चेकआउट करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब अपने वीडियो पे वापस आते हैं। ये रैडिसन होटल है ढाका में, बहुत ही सुंदर प्रॉपर्टी। इसके मालिक पता है कौन है? बांग्लादेशी आर्मी। बांग्लादेश की आर्मी आइसक्रीम से लेकर इंश्योरेंस, टेक्सटाइल, रियल एस्टेट सब में इन्वॉल्व है। शेख हसीना ने पावर में आने के बाद आर्मी को बहुत स्ट्रैटेजिकली अपनी टीम में लिया, मिलिट्री स्पेंडिंग बढ़ा दी, सैलरीज बढ़ा दी। आज आर्मी के पास $700 मिलियन से ज्यादा के एसेट्स हैं। वो कंस्ट्रक्शन बिजनेस में है, लग्जरी होटल्स चला रहे हैं। पहले हर कुछ साल में बांग्लादेश में तख्ता पलट हो जाता था, मिलिट्री कू हो जाता था, पर 2011 के बाद बांग्लादेश में कोई मेजर कू नहीं हुआ। She appointed army chiefs who were Awami League loyalists, her party loyalists. Fun fact, the current army chief, Waqaruzzaman, was also set up by Hasina, and he is the brother-in-law of Hasina's cousin. So she also tried it with the current army chief, but the current army chief kind of betrayed her. आर्मी को अपीस करके, रिसोर्सेज को स्ट्रैटेजिकली प्लेस करके शेख हसीना ने आर्मी को अपनी तरफ कर लिया, जो एक टाइम पे बहुत बड़ा थ्रेट था। अब थी रिलीजन की बारी। रिलीजन ऑब्वियसली बांग्लादेशी पॉलिटिक्स में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और जमात वहां की सबसे बड़ी रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टी। जब शेख हसीना की सरकार बनी तो कुछ टाइम बाद एक दूसरा रिलीजियस ग्रुप सामने आ गया, हिफाजत-ए-इस्लाम। ये भी एक रिलीजियस ग्रुप ही है जो बांग्लादेश को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहता है। शेख हसीना ने इस ग्रुप को पॉलिटिक्स में इंपॉर्टेंस देना चालू किया ताकि वो जमात-ए-इस्लाम को काउंटर कर सके। इनके कहने पे लोगों को अरेस्ट किया गया, बंगाली टेक्स्ट बुक में से सेक्युलर पोएम्स हटा दी गई, बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट में से लेडी जस्टिस को हटा दिया, हिफाजत-ए-इस्लाम की टीचिंग्स को ऑफिशियल रिकॉग्निशन मिलने लगा। बेसिकली इनकी पढ़ाई हुई डिग्री को मास्टर्स डिग्री के बराबर रिकॉग्निशन मिलने लगा। The schools formed the backbone of a movement called Hifazat-e-Islam, which has staged several massive protests this year. Its members want separate education for men and women and the death penalty for blasphemy. At this madrasa, loudspeakers broadcast a song that chants, "We want atheists to be hanged." और बदले में हिफाजत-ए-इस्लाम ने शेख हसीना को पॉलिटिकल सपोर्ट दिया, और ऐसे करके बांग्लादेश में एक रिलीजियस ग्रुप को दूसरे से रिप्लेस करके जमात-ए-इस्लाम को साइडलाइन कर दिया। ऑब्वियसली अगर रिलीजियस लोगों की नीड्स कहीं और से पूरी होगी तो अब जमात को कौन पूछेगा। और शेख हसीना रिलीजन का बहुत अच्छे से फायदा उठाती थी। वो उन एरिया से चुनाव लड़ती थी जहां हिंदू पॉपुलेशन ज्यादा है। इनफैक्ट इस बुक में लिखा हुआ है कि एक बार उन्होंने कहा था, मुसलमान लोग लॉयल नहीं है, हिंदू लॉयल है, वो मुझे ही वोट देंगे, इसीलिए मैं हिंदू डोमिनेटेड एरिया से इलेक्शन लड़ूंगी। अब देखो, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये कितना सच है कितना झूठ मुझे नहीं पता, क्योंकि ये बुक गुस्से में लिखी हुई है, पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि वहाँ का माहौल कैसा था, वहाँ की पॉलिटिक्स का माहौल कैसा था। जब हिंदुओं पे अटैक हुए तो वो इसलिए नहीं हुए कि वो हिंदू हैं, वो इसलिए हुए कि वो शेख हसीना के सपोर्टर है, अवामी लीग के सपोर्टर है। Hindus would blindly support Hasina because Hasina had this anti-Jamaat stance, and she wouldn't openly abuse Hindus, okay? But she also didn't 100% support Hindus. It's like she would support Hindus only if they are Awami League Hindus. If there's like a Hindu who's getting land grabbed by another Muslim Awami League, then she wouldn't interfere that. So a lot of poor Hindus had to lose their land even during the Hasina rule, and there was no justice. और अब आर्मी और रिलीजन तो हो गया, पर इसके बाद शेख हसीना ने लीगली अपनी पावर को स्ट्रॉन्ग करना चालू किया। बांग्लादेश में केयरटेकर गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट चलता था। बेसिकली इलेक्शन आने वाले होते, उससे पहले एक केयरटेकर गवर्नमेंट आ जाती जो फेयर तरीके से इलेक्शन करवाती, और जो पार्टी इलेक्शन जीत जाती उसे सरकार सौंप दी जाती। शेख हसीना ने पावर में आने के बाद ये पूरा सिस्टम ही हटा दिया। बांग्लादेश में बहुत दंगे हुए, बहुत प्रोटेस्ट हुए। ऑपोजिशन ने बोला हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। शेख हसीना ने बोला मत लड़ो। ये 2018 के इलेक्शन रिजल्ट, उनके अपोजिशन में जो खड़ा हुआ था उसे 100 वोट मिले। इमेजिन करो उस बंदे की रैली में 100 से ज़्यादा लोग गए होंगे, पर उन्होंने भी उसे वोट नहीं दिया। Experience to go and experience it myself. So what he would do is he would literally rush into the vote center, and the voting officers are really scared of the locals. Okay, they don't start, they just keep it shush. So he goes in and seals. Okay,
what happens is the Awami League goons, they actually brag that we barged into the voting center and we picked up the cards and we just stamp. I stamped 1,000 pages. I stamped 2,000 pages and put it into the ballot box. That's how corruption happens. 300 में से 150 से ज़्यादा सीट अनकंटेस्टेड जीत गए। अमेंडमेंट्स किए जिसकी वजह से गवर्नमेंट को कोर्ट से ज़्यादा पावर मिल गई। एक डिजिटल सिक्योरिटी एक्ट लेके है जिसमें किसी को भी डिटेन या सर्च कर सकते हैं बिना किसी वारंट के। जर्नलिस्ट, टीचर्स, पॉलिटिशियंस, किसी को नहीं छोड़ा, सबके अगेंस्ट केसेस। ऑपोजिशन पार्टी वर्कर्स पे 4 मिलियन केसेस थे। ऑपोजिशन की मेन लीडर पूरे टाइम हाउस अरेस्ट पे थी। शेख हसीना ने एक बार बहुत फेमसली कहा था, डेमोक्रेसी की अलग अलग डेफिनेशन होती है जो हर कंट्री में अलग होती है। 15 साल शेख हसीना पावर में रही और बांग्लादेश की डेमोक्रेसी सिर्फ ऑन पेपर बची थी। पर क्या सब इतना बुरा था? एटलीस्ट इकोनॉमिकली तो नहीं। शेख हसीना के अंडर बांग्लादेश ने बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ देखी, सोशल इंडिकेटर्स इंप्रूव हुए, बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज ने वहाँ इन्वेस्ट किया। पर इसका फायदा सबको नहीं मिल रहा था, बस अमीर लोग ही अमीर हो रहे थे। स्कैम्स और करप्शन हर जगह फैल रहा था। अगर आप इंडिया में रहते हो और आप करप्शन से परेशान हो तो बांग्लादेश की करप्शन इंडेक्स पे रैंकिंग हमसे डबल है। Market prices for food, okay, they just instantly went up, especially after COVID. I'm talking about the most basic utilities. I'm not even talking about the fancy stuff. And salaries were increasing. This was the biggest stress we've had for the past few years. We feel the corruption directly in the market prices. We also feel the corruption when we try to get a job. You know, like the quota protest was basically that. अभी एक recent sting operation में पता चला एक बांग्लादेशी पॉलिटिशियन के पास 300 प्रॉपर्टीज है यूके में, और ये तो सिर्फ एक है जिसका पता चला है, ऐसे और पता नहीं कितने होंगे। बेसिकली शेख हसीना ने हर तरीके से बांग्लादेश को सिंगल पार्टी स्टेट में कन्वर्ट कर दिया। ऑपोजिशन ने इलेक्शन में लड़ना ही बंद कर दिया, लोगों ने वोट देना ही बंद कर दिया। शेख हसीना का हर चीज पे कंट्रोल था। इस बुक में एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। हुआ क्या था, 1983 में बांग्लादेश में स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे। उस टाइम शेख हसीना ऑपोजिशन में थी। शेख हसीना ने तब प्लानिंग की, अगर प्रोटेस्ट में स्टूडेंट्स मारे गए तो स्टूडेंट मूवमेंट को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, और ये तभी काम करेगा अगर स्टूडेंट्स को आर्मी या पुलिस मारे। अब ये इतना पोएटिक है क्योंकि जब स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुए शेख हसीना ने स्टूडेंट्स पे वायलेंस का यूज किया। इसके बाद लोग सड़क पे उतर गए, फिर ऑपोजिशन भी आ गई, जमात भी आ गई और चीजें हाथ से निकल गई। So every time there would be an election in 2014, 2018, 2024, BNP and Jamaat and all the opposition parties would do protests. Okay? However, they don't have like very strong patriotic followers. They mostly hire people with money. You know, the 500 per day, 1,000 per day. It's like that. So every time BNP would do a rally with maybe a few thousand people and police would come in and open fire, the people would just run away because they're there for the money. They're not there to give their lives for this country. Okay? And then the protests would fizzle out. But students, what happened this time, they had this 15 years of oppression. So basically what happened is they showed extreme courage when it came to the oppression from the police. So Hasina had the same playbook that she had for Jamaat and BNP, but obviously that backfired because we are not paid goons of Jamaat and BNP, right? We are extremely patriotic. We love this country more than you. So ultimately the private university students joined in, even the school students joined in, and that's when the movement really gathered because she just kept giving shoot on order sites. It's like kill them off. They will be scared away. But it was the opposite. Everyone joined in when they saw that innocent students, unarmed students were getting killed off. And that's where Hasina got it wrong, right? 50 years of oppression turned into a pressure cooker and finally exploded. अब इन प्रोटेस्ट पे बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी है, आप कोई भी देख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगी। पर यहाँ तक बांग्लादेश एज अ कंट्री कैसे पहुंचा, मैंने आपको वो बता दिया। अब बहुत सारे लोगों के मन में होगा कि बांग्लादेश में जो हिंदू है उनका क्या, इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशनशिप का क्या। देखो, अभी तो हिंदू सेफ नहीं है। जब कोई कंट्री में बड़ा तख्ता पलट, इतना बड़ा कू होता है तो माइनॉरिटीज कभी सेफ नहीं होती। We need to protect the Hindu minority and all the other minorities in our country, and we're expecting that. So good news is, for example, yesterday, Yunus started catching some of the Islamist leaders that were running too freely yesterday, and this is right before Durga Puja. So we just want to make Durga Puja super safe. We don't want any attacks on Durga Puja pandals, and we want to make the absolute. For example, I'm probably going to be volunteering guarding some of the temples in my local area. हिंदुओं पे अटैक्स हुए, वो इसलिए नहीं हुए क्योंकि वो हिंदू थे, वो इसलिए हुए कि वहाँ ऐसा माना जाता है कि हिंदू शेख हसीना के सपोर्टर है।
और वही घटिया पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है। जैसे हमारे यहाँ पे व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स में चलता है ना कि पंडित नेहरू मुसलमान थे, वैसे वहाँ फॉरवर्ड चलते हैं कि उनके फादर ऑफ द नेशन शेख मुजीबुर हिंदू थे। हमारे यहाँ लव जिहाद की पॉलिटिक्स होती है, उनके वहाँ भगवा लव ट्रैप बोल के एंटी माइनॉरिटी माहौल बनाया जाता है कि हिंदू लड़के मुसलमान लड़कियों से शादी कर रहे हैं, फंसा रहे हैं। उसके अलावा बांग्लादेश के लोगों में इंडिया को लेके एक हेट भी। इंडिया ने शेख हसीना की गवर्नमेंट को हमेशा सपोर्ट किया और बांग्लादेश की ऑपोजिशन ने वहाँ ऐसा सिनेरियो क्रिएट किया कि शेख हसीना इंडिया की अपॉइंटेड एक डिक्टेटर है। यूट्यूब पे लिटरली ऐसे चैनल्स बने हुए हैं जहाँ पे मीम्स अपलोडेड है कि कैसे शेख हसीना और ऑनरेबल पीएम दोस्त थे। अब आपको थोड़ा स्टूपिड लगेगा, पर मीम्स बहुत इफेक्टिव टूल होते हैं प्रोपेगेंडा फैलाने में, स्पेशली हेट। इसके अलावा बांग्लादेश एक डाउनस्ट्रीम कंट्री है। बेसिकली लगभग 50 से ज़्यादा नदियाँ जो बांग्लादेश में बहती है वो इंडिया के थ्रू जाती है और इंडिया ने ऑलमोस्ट सब पे या तो डैम्स या बैराजेस बना रखे हैं। अब देखो, एक बहती हुई नदी में एक स्ट्रक्चर खड़ा होगा तो उससे ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स होगी और ये बांग्लादेश के लोगों को फेस करनी पड़ती है। We are what we call dam locks by India. Okay, so there's dams at pretty much every major and minor river. At any given time in history, the sitting Indian government has never preferred us. They have treated us well with the water treaties, and this is one of the main points of the anti-India sentiment in Bangladesh. तो ये सारी हेट अनजस्टिफाइड नहीं है। एक बांग्लादेशी ने मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग टेक दिया और मैं कभी खुद से नहीं सोचता अगर मैं बांग्लादेश के लोगों से बात नहीं करता तो। अभी रिसेंटली बांग्लादेश में फ्लड्स आए, 12 लाख लोग डिस्प्लेस हो गए, बहुत बुरी हालत है। इसमें इंडिया की कोई गलती नहीं है, अलग अलग फैक्ट चेकिंग में यही पता चला है। पर क्योंकि हमने इतने साल बांग्लादेश को ऐसे ट्रीट किया है, अब फैक्ट्स मैटर ही नहीं कर रहे। एक आम बांग्लादेशी के मन में अभी भी यही है कि इंडिया ने बदला लेने के लिए डैम्स खोल दिए और बांग्लादेश में फ्लड्स करवा दिए और अब आने वाले टाइम में वहाँ की ऑपोजिशन पार्टीज और पॉलिटिशियंस इस हेट्रेड को बहुत अच्छे से यूज करेंगी। पर एक फैक्टर अभी भी है जो बहुत बड़ा कंसर्न है। आपको लग रहा होगा कि अगर बांग्लादेश के लोग हमें पसंद नहीं करते तो मुझे क्या फर्क पड़ना चाहिए। ये बुक हमारे एम्बेसडर टू नेपाल ने लिखी है। इसका पहला चैप्टर है कि नेपाल के लोग हमें पसंद नहीं करते। ये तो हिंदू कंट्री है, श्रीलंका के साथ हमारे टाइज अच्छे नहीं है। ये बुद्धिस्ट कंट्री, पाकिस्तान के साथ अच्छे नहीं है, मालदीव्स के साथ अच्छे नहीं है। सबके साथ अलग अलग रीजंस है, पर सब में एक रीजन कॉमन है, हमारे न्यूज चैनल्स। बांग्लादेश में जब प्रोटेस्ट हो रहे थे, हमारे न्यूज़ मीडिया ने बांग्लादेश के लोगों को टेररिस्ट बता दिया, यूएस की गलती बता दी, जेनोसाइड बता दिया। इनफैक्ट एक जर्नलिस्ट तो बोलते हैं कि बांग्लादेश के लोग हमारे बराबर ही नहीं है। इतनी इररिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग होती है कि कोई भी ऑफेंड हो जाए। अगर एक कंट्री के लोग ऐसा बोल रहे होते तो समझ में आता, पर हमारी सारी नेबरिंग कंट्रीज के लोग बोल रहे हैं कि आपकी न्यूज़ मीडिया बेकार है, हमें पसंद नहीं कर रहे, तो इसमें कुछ तो सच होगा। He has a different narrative. He just wants to label Bangladesh as Islamist extremist. Okay, that it just wants the world to see that Bangladesh is Afghanistan 2.0. ये सब अभी की न्यूज़ है, सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, आप सबने देखी होगी। पर न्यूज़ चैनल्स पे क्या चल रहा है? देखो देखो पाकिस्तान में आटा नहीं है, देखो देखो बांग्लादेश में क्या हो रहा है, देखो देखो पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है, और हम हमारी प्रॉब्लम्स भूल जाते हैं। कोपिंग मैकेनिज्म बना लिया है कि देखो हमारे साथ ये तो नहीं हो रहा है, पर इसकी वजह से हमारे फॉरेन रिलेशन खराब हो रहे हैं। फिर बाहर के लोग, बाहर के पॉलिटिशियंस इन सबको अपने भाषणों में एंटी इंडिया, एंटी हिंदू सेंटिमेंट्स के लिए यूज करते हैं। And I hope the unity of Pakistan, India, Bangladesh, Nepal, Bhutan, Sri Lanka, Maldives, everything improves. Okay, that's my personal wish for this subcontinent, because we will be much stronger when we are friends, when we don't have religious clashes, when we don't have political clashes, we have internal trade, and no more Hindu-Muslim danga, rather Hindu-Muslim bhai-bhai, right? Hindu-Muslim friendship. That's the type of secular relationship I wish for the subcontinent. And that's a message to, I love Indians, I love Hindus, I love Buddhists, okay? I love everything about India. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मैंने ऐसा वीडियो नेपाल पे और श्रीलंका पे भी बनाया है, जो आपको ज़रूर देखना चाहिए, आपको कुछ नया जानने को मिलेगा। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो इस वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, ताकि एल्गोरिदम ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।